वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पहले बजट में टैक्स को लेकर कई सारे कंफ्यूजन पैदा कर दिए हैं। डेट फंड पर टैक्स, एनपीएस, गार नियमों को लेकर कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब भी मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि डेट फंड पर वित्त मंत्री ने जो टैक्स का बोझ डाला है उससे आपके निवेश पर कैसा असर पड़ेगा। क्या अब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? क्या एफआईज के निवेश पर टैक्स की दिक्कतें बढ़ने वाली है? इन सब सवालों के जवाब लेंगे। साथ ही आपके इन्वेस्टमेंट पर जो असर पड़ने वाला है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है। डीएच कंसल्टेंट के चेयरमैन शैलेश हरिभक्ति, एडलवाइज म्यूचुअल फंड के सीमांत शुक्ला और साथ ही वाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत यहां पर हेमंत आपके साथ करना चाहता हूं। जो इन्वेस्टर्स अब तक डेट फंड में पैसा लगा रहे थे, क्या ये समझना ठीक है कि जिस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन के नियमों में बदलाव हुआ है उसको देखते हुए अब उन्हें कम से कम 3% ज्यादा टैक्स देना होगा? हाँ, देखिए, अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। पहले भी अगर देखिए आप, जो नेट अमाउंट था उसके ऊपर टैक्स लगा करता था। अभी जो नया प्रोविजन आया उसमें ये बात हुई है कि ग्रॉस अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो क्लियरली आई थिंक पहले भी हमने देखा था कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो ऑप्शन थी वो काफी हद तक वो जो है इनइफेक्टिव हो गई थी। लेकिन इसके बाद तो जो थोड़ा बहुत जो मार्जिन था वो भी निकल गया वहां से। तो आई थिंक जहां तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है वो तो अभी बिल्कुल किसी भी टैक्स ब्रैकेट में हो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है नहीं वो। बिल्कुल सीमांत, तो क्या आपको ये लग रहा है कि चाहे वो किसी भी क्लास के इन्वेस्टर्स हो, इक्विटी हो या डेट हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में जो कैलकुलेशन का तरीका बदला है ये तो मार सब तरह के इन्वेस्टर्स पर पड़ने वाली है? मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि शायद जो थॉट प्रोसेस थी कि कॉर्पोरेट हैज टेकन मोर बेनिफिट, लेकिन उसका खामियाजा थोड़ा रिटेल को भी शायद देना पड़ेगा मैं कहूंगा। बट ये है कि अभी तक हम सिर्फ टैक्स आर्बिट्राज या रिटर्न अगर इनकम फंड के भी देखते थे तो टैक्स वाज अ मेजर फैक्टर। अब शायद एक्टिव फंड मैनेजमेंट पे ज्यादा जोर रहेगा। कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन बॉन्ड साइड पे एक्सेप्ट ड्यूरेशन और जो एक्रूअल चलते हैं शायद वो हम मार्केट में देखेंगे। हरिभक्ति साहब, एक बड़ा सवाल यहां पर यह आता हुआ दिख रहा है कि कब से ये मांग चल रही थी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को या तो कम करना चाहिए या हटा देना चाहिए। और कई केसेस में ऐसा भी है, खासतौर से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी में जो पैसा लगाते हैं उन्हें डबल टैक्सेशन भी देना पड़ता है। एक और जो कंपनियां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो टैक्स लगाती है, अपना डिडक्ट करती है। उसके बाद म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है डिविडेंड पर, तो दो बार टैक्स होता है। तो यहां पर तो उल्टा ऐसा लग रहा है कि मार ज्यादा पड़ती हुई दिख रही है बजाय इसके कि राहत मिले। करेक्ट। मैं समझता हूं कि ये एनैमली जो है वो करेक्ट की जाएगी। मैं 3 बात कहूंगा आपके दर्शकों को कि जितना इसमें रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा उस पे मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर गौर करेंगे। और जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगी कि जिसने ऑलरेडी निवेश कर दिया है एफएनपी में, उनके लिए राहत मैं जरूर समझता हूं कि आएगी जब बजट की जो भी हम लोग सब उनको कह रहे हैं वो जब सुनवाई होगी तब मैं समझता हूं कि ये सुधार जरूर आ जाएगा। डबल टैक्स ऑन द सेम डिविडेंड, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जो बात है, मैं समझता हूं वो इस साल नहीं कटेगी, क्योंकि टैक्स आर्बिट्राज हटाने का बहुत जरूरी मुद्दा है। और मैं समझता हूं वो मुद्दा ठीक है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको समांतर से देखना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि टैक्सेस कम होते हुए मुझे 2 या 3 साल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज के दिन एक फिस्कल क्लाइमेट जो है उसको सुधारनी है। हमारा इंडिया का जो रेटिंग है उसको हमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे लाना है, BBB पे लाना है। अगर वो करना चाहते हैं तो फिस्कल कंसोलिडेशन की बात बहुत जरूरी है। वो एक ही मात्र पैरामीटर है जिससे हमारा रेटिंग सुधर सकता है। इसलिए हमें थोड़ी सी धीरज दर्शानी होगी इस बारे में। हेमंत, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा एफएमपी इन्वेस्टर्स के लिए। अगर मैंने 6 महीने पहले किसी एक एफएमपी में पैसा लगाया साल भर के व्यू के हिसाब से, अब चूंकि वो एफएमपी अब मैच्योर होगी इस फाइनेंशियल ईयर में और नए टैक्स लॉज के हिसाब से, तो मुझे अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर जो मुझे मार्जिनल टैक्स रेट जो भी लगती है उससे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, राइट? तो ये तो एक तरह से ऐसा हो गया कि जब मैंने एफएमपी में निवेश किया था तब मैंने कुछ और टैक्स रेट कैलकुलेट की थी, अब नियम बदल गए, तो ये तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक तरह से मानेंगे आप? जी अनिल, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जैसी बात हो रही है, हालांकि
उस पर जो बात न्यूज आई है उसके बाद ऐसा हो रहा है कि अभी तक शायद कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है कि वो कब से होगा। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि वो 1 अप्रैल 2014 से अगर एप्लीकेबल है, तो जैसा आपने कहा, जो भी एफएमपीज में इन्वेस्टमेंट पहले हुई है और इस साल में जो मैच्योरिटी होंगी उसके ऊपर आपको अपने एप्लीकेबल टैक्स लेकिन अगर 1 अप्रैल 2014 से भी हो, तब भी 1 अप्रैल से लेकर बजट की डेट तक, तब तक के बीच के इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? देखिए, वो भी अगेन 2 इश्यूज हैं यहाँ पे। एक ये भी बात हो रही है कि शायद 10 जुलाई जिस दिन बजट है वहां से एप्लीकेबल होगा। मुझे नहीं लगता कि आप एक बजट में 2 डिफरेंट डेट्स बना सकते हो, तो आई डोंट थिंक वो पॉसिबल होगा। बट जैसा मैंने कहा, अब एक तो ये कि जो 1 अप्रैल से अभी तक जो हो गए, अगर हम मान रहे हैं कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के ऊपर वो एप्लीकेबल है, तो जो 30% के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए, जो 10% वाले लोग हैं, जो टैक्स नहीं पे करते हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए तो वैसे भी आपका नॉमिनल टैक्स रेट जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी 10% आएगा। लेकिन जो हायर टैक्स ब्रैकेट में है, स्पेशली क्योंकि एफएमपी में 2 तरह के इन्वेस्टर आ रहे थे। एक तो वो जो जिनको लग रहा था कि एफएमपी के जो रिटर्न्स हैं वो बैंक डिपॉजिट से जनरली ज्यादा रहते हैं, तो एक तो वो लोग आ रहे थे। दूसरे वो लोग आ रहे थे जो टैक्स एफिशिएंसी चाहते थे अपने रिटर्न में, स्पेशली जो हायर टैक्स ब्रैकेट में है, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये फेयर है, क्योंकि देखिए, अब कुछ सालों से हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, सोच समझ के टैक्स एफिशिएंसी देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह से अगर हम डिसीजन लेंगे तो जब भी आगे इन्वेस्टर प्लान करेंगे, उनको सोचना पड़ेगा कि मैं अगर 5 या 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के माइंड में। बिल्कुल। हरिभक्ति साहब, यहां पर आपके पास फिर से आना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे पूछ रहे हैं, कुछ लोग एक्शन भी ले रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो में जो कुछ भी उन्होंने इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए हैं वो रिडीम करके दूसरे एसेट क्लास में या फिर उसी एसेट क्लास में दूसरे प्रोडक्ट्स में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि थोड़े दिन इंतजार कर लें, बजट को फाइनल हो जाने दें, और ये एक ऐसा लो है जिससे ज्यादा पूरी संभावना है कि सरकार बदलेगी? नहीं, मैं समझता हूं कि बिल्कुल रुक जाना चाहिए। इन्वेस्टर को जल्दबाजी से कुछ रिडीम नहीं करना चाहिए। जैसे ही बजट का फाइनल अप्रूवल हो जाए, मैं मानता हूं कि इसको 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा, ताकि जिन्होंने निवेश कर दिया है आज के दिन, और उनका जब आएगा फैसला करना कि टैक्स क्या होगा, उसके लिए ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन रद्द किया जाएगा। मैं समझता हूं कि लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए जब तक बजट गेट्स कन्वर्टेड टू द फाइनेंस एक्ट। लेकिन हरिभक्ति साहब, ये कितना जायज है कि आप अलग अलग एसेट क्लास के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन अलग अलग रखें? जैसे कि डेट फंड के लिए अब 1 साल के बजाय अगर आप 3 साल तक पैसा रखें डेट फंड में, तो वो लॉन्ग टर्म होगा, 1 साल में शॉर्ट टर्म होगा। इक्विटी फंड्स के लिए या फिर इक्विटी में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 ही साल में लॉन्ग टर्म हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स में 2 अलग अलग तरह की स्कीम्स के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, मैं समझता हूं कि द मूवमेंट विल बी टू हार्मोनाइज। उन्हें एक ही समान क्वांटम आ जाएगा कैपिटल गेन पे, बट लेकिन इस साल सिर्फ उन्होंने ये टैक्स आर्बिट्राज पे अपना ध्यान दिया है। मैं समझता हूं कि इस साल यहां तक रुक जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिविटी निकल जाएगी और हार्मनी के लिए हमें और 1-2 साल इंतजार करना पड़ेगा। शुक्ला साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस प्रोविजंस की वजह से, जिसमें एक तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बढ़ रहा है और दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि खासतौर से कॉर्पोरेट्स का जो कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है, उनका बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में से निकल सकता है? मेरे ख्याल से ये बड़ा जल्दबाजी होगी। हो सकता है नई कैटेगरी जैसे कि आर्बिट्राज, जो कि काफी अंडर पेनिट्रेटेड है भारत में, दिस कैन बी एक वो एक सॉल्यूशन है। हाँ। कि आप बजाय बैंक के फिक्स डिपॉजिट में या फिर लॉन्ग टर्म डेट फंड में पैसा लगाने के बजाय आर्बिट्राज फंड सोचें, वो एक अलग ऑप्शन हो सकता है। वो एक एसेट क्लास के बीच में एक अलग प्रोडक्ट है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रोविजन की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और बैंक्स लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ गए हैं? अगर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर की बात करें तो शायद हाँ, आप कुछ हद तक सही है, लेकिन यह है कि ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा निकलेगा। आर्बिट्राज कैटेगरी बढ़ सकती है, जो कि लिक्विड के बराबर ब्लू कलर दिया जाता है अधिकतर, अगर आप देखें सभी आर्बिट्राज फंड को, तो एक अच्छी स्कीम है। कई कंपनियों के इंक्लूडिंग हमारे भी उसके ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से वो एक कैटेगरी है जो भी एक ऑप्शन है। बट सर्टेनली हाँ, अगर आप आज एफडी और इनकम फंड को, अगर लॉन्ग टर्म इनकम को देखते थे, तो जो टैक्स आर्बिट्राज कॉर्पोरेट इन्वेस्टर को लगता था वो शायद अब नहीं रहेगा। मतलब अगर मैं एक कॉर्पोरेट हूं और अब
इन बदले हुए नियमों के मुताबिक अगर मेरे लिए बैंक की एफडी और इनकम फंड दोनों में रिटर्न लगभग सेम आने हैं, टैक्स आर्बिट्राज निकल गया, तो फिर मैं एक म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाऊं, बैंक की एफडी में क्यों ना लगाऊं जहां पर सेफ्टी ज्यादा है? नहीं अनिल, देखिए क्या निकला है, अभी टैक्स आर्बिट्राज निकला है। अगर हम उसको टैक्स आर्बिट्राज बोलें तो मेरे हिसाब से वो एक प्रोविजन है, आप उसका एडवांटेज ले रहे हैं। अगर हम बात करें कि अभी जो डेट फंड है उसको अगर हम कंपेयर करें एफडी के साथ, तो कॉर्पोरेट को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, चाहे वो एफएमपी हो या डेट फंड हो, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं आज नहीं तो 1 या 2 क्वार्टर के बाद अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कम होते हैं, तो जो इनकम फंड्स हैं उनके रिटर्न कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। मतलब आप डबल डिजिट से ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपको गिरते हुए ब्याज दरों के समय में एफडीज आपको वो नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर हम एफएमपीज को भी देख लें, कभी भी आप देख लीजिए एफएमपीज के जनरली, क्योंकि इंडिकेटिव रिटर्न आजकल अलाउड नहीं है, बट अगर आप देखें जो जिस तरह के रिटर्न उन्होंने दिए हैं, हमेशा एफडी से 1 या 1.5% उसका रिटर्न ज्यादा रहता है। तो अगर वो टैक्स एस्पेक्ट निकल भी जाए, मेरा यह मानना है कि म्यूचुअल फंड में जो पोटेंशियल है रिटर्न देने का वो अभी भी है। तो चाहे आप कॉर्पोरेट हो, चाहे आप एचएनआई इन्वेस्टर हो, किसी भी तरह के इन्वेस्टर हो, मुझे लगता है वो जो यूटिलिटी थी म्यूचुअल फंड्स की या जो पोटेंशियल था बेहतर रिटर्न देने का, वो अभी भी है। तो ऐसे में ये बताइए कि आप म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसका विरोध नहीं करेंगे? कोई बात नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, हम बैंक डिपॉजिट के साथ कॉम्पीट करेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मैं ये कहूंगा कि जैसा रुस्तगी जी ने कहा कि सर्टेनली जो कि ब्याज दरें कम होने पे इनकम फंड के और गिल्ड फंड और बाकी इनकम फंड के रिटर्न बढ़ते हैं, वो तो रहेगा ही। साथ में मेरे ख्याल से थोड़ी प्रोडक्ट में इनोवेशन भी आएगी। जैसे कि मैं कहूँ क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड, कि अगर आप 3 साल के लिए रुकते हैं, लॉन्ग टर्म एक फंड मैनेजर को भी समय मिलता है, और कुछ क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एज अ कैटेगरी अंडर इनकम अभी अगर अपन देखें तो सिर्फ ड्यूरेशन और एक्रूअल प्राइमरली चल रहा है। तो मेरे ख्याल से नई कैटेगरी विद इन इनकम फंड आफ्टर इंटरेस्ट रेट रिजीम एक बार सेटल हो जाता है, कम हो जाता है, उसके बावजूद वो एक अपॉर्चुनिटी फिर भी मिलेगी इनकम फंड के इन्वेस्टर को, निवेशकों को। बिल्कुल, कुछ नए फंड्स, नए तरह के प्रोडक्ट जरूर आएंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट एफएमपी जो अब तक बहुत पॉपुलर था, अगर ये बजट प्रोविजंस नहीं बढ़ते हैं तो फिर उस प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा वायबिलिटी पर सवाल उठेगा। लेकिन एक खास बात जो इस पूरे मुद्दे पर हरिभक्ति साहब ने कही कि फिलहाल आप जल्दबाजी में अपनी एफएमपीज रिडीम मत करिए, डेट फंड के इन्वेस्टमेंट से बाहर मत निकलिए, बजट को फाइनल हो जाने दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें कहीं न कहीं ये समझा जा रहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो रहा है, और सरकार की नीयत पर अगर आप भरोसा करते हैं तो शायद इस पर वो विचार करके इस प्रोविजन को बदल भी सकते हैं। तो इस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी टैक्स से रिलेटेड और आपके निवेश से रिलेटेड कई सारे मुद्दे हैं जो इस बजट में छुए गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वित्त मंत्री अरुण जेटली के पहले बजट में टैक्स प्रोविजंस को लेकर काफी जबरदस्त कंफ्यूजन बना हुआ है, जहां एक और डेट फंड पर टैक्स की कैलकुलेशन और एफएमपीज पर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा जब वो मैच्योर होगी, उसको लेकर कंफ्यूजन है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये सब तो अपनी जगह है ही, लेकिन कुछ और मुद्दे ऐसे हैं जिन पर खास तौर से गौर करने की जरूरत है, और ऐसा ही एक मुद्दा है गार का, और उस पर काफी कंफ्यूजन बना है। पिछले हफ्ते हमने बाजार में काफी कुछ करेक्शन देखा, वो भी इसी डर के मारे था कि शायद गार एप्लीकेबल ये सरकार फिर से करती हुई दिखे। कुछ क्लेरिफिकेशन आए, लेकिन हरिभक्ति साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्या गार को लेकर ये सिचुएशन साफ हो चुकी है इन सब क्लैरिफिकेशन के बीच में कि फिलहाल बहुत जल्दी सरकार इस गार को लागू नहीं करने वाली है, या फिर गार के लागू होने का खतरा बरकरार है? मैं समझता हूं कि जो 1 अप्रैल 2015 की डेट पहले बताई गई थी गार को लागू करने के लिए, वो आज तक बदली नहीं गई है। लेकिन बहुत जोरदार सबमिशंस दिए गए हैं कि जैसे हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं और विश्वास रखना चाहते हैं अपने टैक्स पेयर पे, तो शायद ये बनता है कि 1 साल गार को मुलतवी किया जाए। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की नीति भी बदल रही है। मैं देख रहा हूं, जैसे मैं इंटरव्यूज पढ़ रहा हूं अपने फाइनेंस सेक्रेटरी के, रेवेन्यू सेक्रेटरी के, और जो भी इंटरव्यूज अरुण जेटली साहब दे रहे हैं, उन सब में से ये बाहर निकल रहा है कि इस बात पे गौर इतनी क्षीणता से नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि बिफोर द फाइनेंस बिल बिकम्स एन एक्ट इस बात का फैसला लिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, और मैं पूरी तरह से ये
कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इस पे अच्छी तरह से विचार विमर्श होगा। बिल्कुल, लेकिन हरिभक्ति साहब, आप भी ये कह रहे हैं कि 1 साल के लिए और मुलतवी होना चाहिए। यहाँ पर हेमंत, दिक्कत एक ही है। दिक्कत ये कि हर बार आप 1-1, 2-2 साल के लिए उसको पोस्टपोन करते हैं। क्यों न एक क्लियर कट पॉलिसी आ जाए कि गार से रिलेटेड नियमों में किस तरह से सरकार अप्रोच करेगी, उस पर एक फाइनल प्रिंट बनकर आ जाए और वो सबके सामने हो। नहीं तो हर बार जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचते हैं उस डेट के टेंशन बढ़ती है, फिर अलग अलग तरह के र्यूमर चलते हैं, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, बाजार का, इन्वेस्टर का रिएक्शन फिर उन स्टेटमेंट्स पर, उन खबरों पर आप देखते हैं किस तरह से वोलेटाइल होता हुए नजर आता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इनफैक्ट 3 साल पहले भी जब पहले बात हुई थी तभी इसको पोस्टपोन किया गया था, और अभी भी जब भी इसका मेंशन आता है हम देखते हैं कि बाजार जो है वोलेटाइल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक जैसा हरिभक्ति साहब ने कहा कि उसके ऊपर सोच विचार करके करना है। अभी अगर सरकार कह रही है कि हमें 45 दिन ही मिले थे ये सब देखने के लिए, तो मुझे लगता है वो थोड़ा समय ले लें और समझ लें कि जो भी उसमें प्रोविजंस हैं वो सही हैं, किस तरह से वो लागू हों, उसके बाद ही अगर हो तो ठीक है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो भी हो एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से हो, जो भी इम्पैक्ट होना है वो एक बार हो जाए। क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि शायद शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका नहीं होगा, लेकिन वो देखने के लिए वो लागू होना होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि वो क्या इम्पैक्ट उसका होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके ऊपर सोच विचार करके एक बार जो भी डेट डिसाइड हो और उसके ऊपर फिर वो इंप्लीमेंट होना चाहिए और फिर देखा जाए कि उसके क्या इम्पैक्ट है। शुक्ला साहब, क्या आप भी ये मानेंगे, क्योंकि अगर मार्केट के लिए टैक्स से रिलेटेड सबसे सेंसिटिव अगर कोई एक वर्ड है तो वो गार ही है। जैसे गार लागू होने का नाम आता है और आप देखते हैं बाजार किस तरह से तेजी से रिएक्शन देता है, तो क्या इस जो एक पैनिक वर्ड एक तरह से बाजार के लिए गार है कि कब लागू होगा, अप्रैल 15 से होगा, अप्रैल 16 से होगा, या इस सरकार ने अपना मन बनाया? क्या ये वक्त आ गया है कि अब पूरी तरह से क्लैरिटी दे दी जाए ताकि इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट्स इन सब नियमों को लेकर बहुत निश्चिंत हो सके? आई थिंक अगर मार्केट में किसी भी प्रकार की आप एक स्थिरता देते हैं, किसी भी प्रकार से, जैसे रुस्तगी साहब ने कहा कि 3 साल पहले भी ऐसा हुआ था, सर्टेनली एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है टैक्स रिजीम आप पूरा चेंज करने की बात कर। तो अगर इसको एक स्थिरता के साथ सोच समझ के एक पर्टिकुलर डेट के बाद एग्जीक्यूट किया जाए और सारे प्रोस एंड कॉन्स उसके जान के किया जाए, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्केट के लिए एक बड़ा कहना चाहिए अच्छी चीज होगी कि एक स्थिरता वाली, एक सस्टेनेबिलिटी वाली एक क्लियर कट पॉलिसी होगी। तो लेकिन एक और इस बार टैक्सेशन में जो बदलाव करने की बात कही है वित्त मंत्री जी ने, वो ये कि जो कुछ भी एफआईज जिनके फंड मैनेजर्स हिंदुस्तान के बाहर बैठकर पैसा मैनेज करते थे तब तक तो ठीक है, अगर लेकिन हिंदुस्तान में बैठकर पैसा मैनेज करते थे तो दिक्कत थी। लेकिन अब अगर वो हिंदुस्तान में बैठकर भी पैसा मैनेज करे तो उसे बिजनेस इनकम ट्रीट नहीं करके कैपिटल गेन्स माना जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये एक राइट स्टेप है, राइट डायरेक्शन में? अच्छा कदम है मेरे ख्याल से, जिससे देखिए कुछ जहां पे आपकी बायलेटरल टैक्स ट्रीटी थी वहां पे तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन सर्टेनली जहां से नॉर्मल एक दूसरे देशों से भी एफआईआईज अगर आपके इन्वेस्ट करते थे या बैठ के एफआईआईज फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक बेनिफिट रहेगा। और ऑब्वियसली ये कह सकते हैं एक ढंग से जॉब क्रिएशन आई। बिल्कुल। तो हरिभक्ति साहब, क्या आप ये कहेंगे कि ये इस तरह का डिसीजन है, भले ही बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट ना भी करे, लेकिन एक तरह से क्लैरिटी देने के लिहाज से, और वैसे भी ज्यादातर एफआईआईज तो टैक्स हेवन से आते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स का इम्पैक्ट तो नहीं होना था, लेकिन एक बिना मतलब की जो दिक्कत हो रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि क्लैरिटी के लिए ये सुझाव देना बहुत जरूरी था और फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छी तरह से कहा है कि ये क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन है। उन्होंने और कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जैसे कि डोमेस्टिक टैक्स पेयर को एडवांस रूलिंग मिल सकता है, जैसे कि एपीए डोमेस्टिक टैक्स पेयर को भी मिल सकता है, और एक क्लैरिफिकेटरी बॉडी बनेगी जिसमें जब भी कोई मुद्दा उठेगा तो सीबीडीटी फैसला सुना देगी 2 महीने में। तो ये सब बहुत अच्छे कदम हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उठाए हैं, जिससे टैक्स कंप्लायंस की तरफ और टैक्स पेयर्स बढ़ते जाएंगे। हेमंत, एनपीएस के टैक्सेशन को लेकर भी थोड़ा ग्रे एरिया है, क्लैरिटी नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं जिन्होंने एनपीएस में निवेश किया, क्या कुछ कंफ्यूजन है वहां पर? आई थिंक बिल्कुल है। उन्होंने डेट मेंशन किया है कि उसके बाद के जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्लैरिटी, एम्बिग्यूटी वहां पे इनफैक्ट 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा बात की है कि यूनिफॉर्म टैक्सेशन होगा जितने भी पेंशन प्रोडक्ट्स हैं। तो मतलब उसमें अगर आप एनपीएस पकड़ लें एक तरफ और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट्स हैं
वो भी हैं, लेकिन दोनों के जो प्रोडक्ट अगर आप फीचर्स को देखें तो बहुत ही ज्यादा अलग अलग हैं। जैसे एनपीएस में देखें तो आप टीयर अकाउंट में जाते हैं तो आप 60 साल तक की एज तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। म्यूचुअल फंड में सिर्फ 3 साल का लॉक इन है। म्यूचुअल फंड में आपको अगर हम नए रूल से भी देखें तो वहां पे इंडेक्सेशन मिलता है, एनपीएस में अभी भी टैक्सेशन है। तो आई थिंक ये दोनों एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। हरिभक्ति साहब क्या कहेंगे आप एनपीएस के टैक्सेशन के मुद्दे पर? हाँ, मैं सहमत हूं जो बताया गया कि क्लैरिफिकेशन आना ही चाहिए। और हमने बहुत जोर से इस पे रिप्रेजेंटेशन किया है कि दोनों निवेशकों, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस पे गवर्नमेंट जरूर गौर करेगी और क्लैरिफिकेशन आ ही जाएगा। तो एनपीएस के मुद्दे पर भी यहां पर साफ तौर पर क्लेरिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर निवेशकों के लिए एक बात साफ है कि जो कुछ भी टैक्स प्रोविजंस बजट में दिखाए गए हैं वो कुछ परेशान करने वाले जरूर हैं, कुछ साफ नहीं है और कुछ उनके जो कुछ इन्वेस्टमेंट किए गए, पुराने इन्वेस्टमेंट किए, उनके खिलाफ है। जैसे कि अगर आपने फिक्स मैच्योरिटी प्लान में पैसा लगाया है तो उसके रिडीम होने पर, उसके मैच्योर होने पर किस तरह का टैक्सेशन होगा। तो इंतजार करें बजट के फाइनल प्रिंट का, बजट के फाइनल अप्रूवल का। उम्मीद ये की जा रही है जिस तरह के रिप्रेजेंटेशन हमारे सारे एक्सपर्ट सरकार के साथ कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, जो कुछ भी इस तरह के टैक्स को लेकर जो चिंताएं वो शायद सुलझती हुई नजर आए और उसके बाद आप अपने निवेश पर एक खोल लें, क्योंकि पूरा साल पड़ा है। जल्दबाजी में किसी तरह का कदम उठाने की जरूरत नहीं है, ये बात साफ तौर पर निकल कर आती हुई दिख रही है। और बाकी एफआईज के टैक्सेशन के लिहाज से कुछ जो बदलाव किए गए वो सराहनीय है और गार को लेकर भी जो कंफ्यूजन है वो शायद जल्द दूर होता हुआ दिखे। ये राय हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल की तरफ से निकल कर आती हुई। वक्त है आप सबसे विदा लेने का। हरिभक्ति साहब, शुक्ला साहब और साथ ही हेमंत रुस्तगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में आज अपनी राय देने के लिए। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।